नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले स्वागत कर लेते हैं पंकज प्रसून जी का। क्या हाल है पंकज? और पंकज अभी आए हैं, बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज न्यूज पॉइंट पर। थैंक यू सर। आपने अभी बंगाल का काफी कुछ हिस्सा घूम लिया है, मतलब मैं आपके पीछे पीछे हूँ, आप आगे आगे हैं। मैं थोड़ा असम में भी पहुंच गया हूँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस समय अगर आप आज जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को बिछाकर देखें तो ममता बनर्जी कहाँ दिख रही है, बीजेपी कहाँ दिख रही है और बाकी पार्टियां आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? आपका पहला आकलन क्या है? सर, जब मैं पहली बार गया था बंगाल, और उस वक्त मैं गया था आसनसोल, रानीगंज, वो वाला इलाका। मुझे पहला इंप्रेशन ये था कि टीएमसी आराम से जीत रही है, जो पहला मैंने दौरा किया। उसके बाद दूसरा राउंड लगाया था वो जंगल महल वाला इलाका, पुरुलिया सब डिवीजन, पुरुलिया, बांकुरा वगैरह, उधर से सब निकला। तो वहां थोड़ा लगा कि बीजेपी आ सकता है, लेकिन मैंने मन को समझाया कि ये इलाका तो शुरू से ही बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो यहां अगर दिख भी रहा है बीजेपी का ज्यादा, झंडे भी दिख रहे हैं, कार्यकर्ता भी जीत रहे हैं, तो दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस इलाके में बीजेपी स्ट्रांग है, तो वहां दिख रहे हैं। फिर मैं गया मुर्शिदाबाद तरफ, मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, वो सब सारा इलाका घूमा। और मेरा इंप्रेशन ये था कि वो तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और मुझे टीएमसी की आंधी दिख रही होगी वहां पे, ज्यादातर लोग मुझे मिलेंगे तो टीएमसी वाले मिलेंगे। लेकिन थोड़ा हर दौरे के बाद मुझे पता नहीं क्यों सर, पत्रकार हैं हम, जब सड़कों पे घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कुछ कुछ वाइब्स मिलना शुरू हो जाता है। पूरी तरह पता नहीं चलता, लेकिन कुछ इंटेंशन दिख जाता है। मैं सर आपको आज गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कम से कम 18 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं घूमा हूं, और वहां पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं सर, मुसलमानों में जबरदस्त सेंधमारी की है हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी ने। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, ये देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो। और इसकी वजह यह है कि इतने सालों शासन करने के बाद मुसलमान ममता बनर्जी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि सामने बीजेपी है, बीजेपी को हराना है, लेकिन काम के आधार पे खुश नहीं है सर। ये मेरा पहला इंप्रेशन हुआ। ये मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, वो पूरा जो बांग्लादेश बॉर्डर तक वो पूरा इलाका जब घुमा तो वो, और वहां कुछ कुछ कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। आज यहां पे बैठ के मैं अगर बोल दूं कि बहुत ज्यादा सीट आ रही है हुमायूं कबीर या ओवैसी की, तो ये गलत होगा। वो भले उन्होंने घोषणा की है कि 180 सीटों की घोषणा की है कि 180 पर लड़ेंगे, लेकिन 10-12 सीटें ऐसी है सर जहां वो जीतने की स्थिति में हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जीतने की स्थिति में है। और उनकी वजह से उन सारे इलाकों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है टीएमसी का। दूसरा जो मुझे लगा, वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आज ही आसनसोल में किसी मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, या मुर्शिदाबाद में आपको पता होगा रामनवमी में। तो 17 जगह पे ऐसे छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, और उन सबका लोकेशन देखिए तो जिला चेंज कर जा रहा है। मतलब एक जिला में मोटा मोटी मान के चलिए कि 5 से 6 भी विधानसभा हो, तो 17 ऐसे जिले हैं जहां पे सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई है छोटी मोटी। उसका कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो महसूस किया कि वहां भले ही बीजेपी बहुत टैक्टिकली इसको हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं बना रही है, लेकिन एक मोबिलाइजेशन है। मुझे ऐसा लगा जैसे ही आप जाइएगा किसी मंडल, महतो, इन सबके गांव में जाइएगा तो अपने आप दिख जाएगा। और एक और अंदाजा लगाने के लिए हमने और मेरे कैमरामैन ने एक आइडिया लगाया। हम जब किसी भी राज्य में चुनाव कवर करने जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में किसका झंडा ज्यादा है। मतलब इस गांव में अगर बिहार में गए तो आरजेडी का झंडा ज्यादा है, तो इसका मतलब आरजेडी का यहां वोटर है। अगर किसी गांव में गए तो बीजेपी का झंडा है, तो समझ जाता है कि इस जात के लोग थोड़ा सा बीजेपी की तरफ हैं। यही अंदाज। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव जब बंगाल का कवर करने जा रहे थे, तो टीएमसी वाले झंडा उखाड़ के फेंक देते थे, बीजेपी का झंडा। 100 झंडा लगाया, अगला दिन जब अब जाते थे तो 50 मिलते थे, 25 मिलते थे, कम मिलते थे। इस बार आप भी अगर बंगाल जाएंगे और घूमिए,
आपको गांव गांव में बीजेपी के झंडे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई उखाड़ा नहीं है उसको। ये क्या साबित करता है? हाँ, ये मुझे ऐसा लगा कि चलिए वो ऐसे बातचीत करेंगे तो अलग अलग, इसका मतलब कि भाजपा का झंडा उखाड़ नहीं रहे हैं लोग। अब नहीं उखाड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये अंदाजा लग जाता है, क्योंकि इसी राज्य में तो हमने देखा है कि हिम्मत नहीं होती थी किसी को अपने घर के छत पे बीजेपी का झंडा लगाने। उसी इलाके की मैं बात कर रहा हूं जहां पे पिछली बार झंडा लगाने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, और आप जाइएगा गांव में बहुत सारे आपको बीजेपी के झंडे मिल जाएंगे, हाईवे किनारे आप बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब कि जनता उखाड़ के फेंक नहीं रही है। तो ये सब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है जमीन पर, जो कि ऊपर ऊपर पता नहीं चल रहा है। और फिर स्टेटमेंट देखिए, ममता बनर्जी को इस बार एहसास है, पहली बार, क्योंकि उनके स्टेटमेंट पता चल जाए। ये जो मछली भात वाला जो उन्होंने कहा ना कि मछली खाना बंद करवा देंगे या नॉनवेज खाना बंद करा देंगे, ये डर है। ये स्टेट उनको ही पता है कि बंगाल में कभी मछली बंद नहीं हो सकता। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, मैं गया था रानीगंज में संघ के कुछ स्वयंसेवक थे, और उनसे मैंने बात किया कि इस तरह की बातें चल रही है कि आप लोग मछली भात बंद कर देंगे। उन्होंने क्या बताया पता है? कि शायद भारत में बंगाल इकलौता राज्य होगा जहां संघ मुख्यालय के अंदर मछली फ्राई होती है। संघ मुख्यालय के, बीजेपी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। तो जिस राज्य में आरएसएस के ऑफिस के अंदर मछली फ्राई होती है और रेगुलर, ऐसा नहीं कि बनता है, वो कैसे सोच सकते हैं? और बीजेपी का तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसा राज्य बताइए जहां बीजेपी ने नॉनवेज बंद कर दिया हो। महाराष्ट्र में नॉनवेज बंद है? नहीं, सब वहां भी मछली खा रहे। कोंकण का जो इलाका है पूरा वो मछली, सही, कोई दिक्कत नहीं, वो स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का उल्टा। तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे मुझे कि ये सब बिल्कुल फेक है, निराधार है। और एक सुकांतो मजुमदार या भट्टाचार्य हैं, उनके नेता है, बीजेपी के नेता। हाँ, वो जब गए, हाँ, अपने इलाके में गए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को मछली पार्टी दिया, मछली भात की पार्टी, और सबको बुला बुला के खिला रहे थे कि खाओ खूब। तो कहने का मतलब कि हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे होंगे कि ये पूरा नैरेटिव चले ही नहीं, एस्टेब्लिश ही नहीं होंगे। एक और जो मुझे डिफरेंस समझ में आया पिछले विधानसभा और इस विधानसभा चुनाव से बंगाल में, कि पिछली बार वाला हो हल्ला ज्यादा था। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। पिछली बार और इस बार जो दोनों विधानसभा जो कवर करने गए हैं, तो एक जो अंतर समझ में आया कि पिछली बार हो हल्ला खूब था, दिल्ली से मीडिया आ रही है, रोज स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, पार्टी ऑफिसेज में ये हो रहा है। इस बार जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की मीडिया को और हिंदी स्पीकिंग मीडिया को थोड़ा अवॉइड किया है। ये बात पता नहीं बताने लायक है कि नहीं, जब इनफॉर्मल इंटरेक्शन में हम पत्रकारों से बात कर रहे थे तो बहुत सारे दिल्ली के पत्रकारों ने और मीडिया हाउसेज ने कहा कि इस बार बीजेपी ने लोकल मीडिया पे ज्यादा ध्यान दिया है, रिसोर्सेज के लिहाज से, उनको उनके मोबिलाइजेशन के लिहाज से, और दिल्ली वालों को छोड़ दिया कि भाई कवरेज करना है तो करो, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो पिछली बार मिल रही थी। और इसका मुझे यह समझ में आया कि पिछली बार और पिछले जितने चुनाव हो रहे थे, ममता बनर्जी बड़ा टैक्टिफुली इसको बंगाली बनाम नॉन बंगाली का चुनाव बना दे रही थी, और बीजेपी को बार बार नुकसान हो रहा है। इस बार सख्त आदेश है ऊपर से कि कोई भी गैर बंगाली नेता स्टेटमेंट नहीं देगा। तो आप देख रहे हो कि जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं सब बंगाली नेताओं के आ रहे हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी बोले या उनके प्रदेश अध्यक्ष बोले। इतने सारे प्रभारी, 3-3 प्रभारी बनाए हैं, भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये कौन है उत्तर प्रदेश वाले जो गए थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, राजस्थान के, हाँ, बंसल जी। ये सारा काम कर रहे हैं, दिन भर उन लोगों को व्यस्त देखिएगा, लेकिन मीडिया में नॉट अलाउड, कहीं नहीं दिखेंगे आपको। और अगर जाएंगे भी कि सर एक बयान दे दीजिए, बोले इनका ले लीजिए ना, वो किसी लोकल नेता को आगे कर देंगे। इसका मतलब कि कोशिश, डेस्परेट कोशिश यह है बीजेपी की कि एक तो बंगाली बनाम नॉन बंगाली का नहीं हो, क्योंकि बार बार नुकसान हो रहा है। दूसरा, डेस्परेट कोशिश यह है कि हिंदू मुस्लिम का ना हो,
पूरा नैरेटिव इस बार बीजेपी गवर्नेंस के इर्द गिर्द। 16,000 स्कूल बंद हो गए, 8 लाख परिवार माइग्रेट कर गए, 16 ये फैक्ट्रियां बंद हो गई, 18,000 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो रही हैं। मिस गवर्नेंस ममता बनर्जी का। और हम जो करते हैं, हमने क्या क्या किया है, इस पे फोकस रखा है इस पूरे इलेक्शन को। और एक फॉल्ट लाइन और है जो कि बीजेपी बहुत अच्छे से उसको कैपिटलाइज कर रही है। टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। आपको एक स्टेटमेंट है, ये 29 मार्च का स्टेटमेंट है। अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो बंगाली में कहते हैं कि जिस टीम की जर्सी तुम लोगों ने पहन रखी है उसी टीम की तरफ से खेलो, और अगर दूसरे टीम की तरफ से खेलने की कोशिश करोगे तो रेड कार्ड दिखाया जाएगा। ये अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें भी एहसास है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फियर फैक्टर के कारण, डर के कारण खुलकर आ नहीं रहे हैं, लेकिन जर्सी पहन रहे हैं टीएमसी का और खेल रहे हैं किसी दूसरे टीम की तरफ से। इस बात को देखिएगा। और ये बाकी चुनावी तैयारियां आप तो देख ही रहे हैं, सब मीडिया में चल रहा है। एसआईआर में 1 करोड़ के आसपास नाम हटने जा रहे हैं सर। 1 करोड़, 80 लाख हट चुके हैं और बाकी हटेंगे। 1 करोड़ ऊपर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें से ज्यादा अगर वोटर कटे होंगे तो किसके कटे होंगे। ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कल एक खबर देख रहा था मैं कि 80 थानों के एसएचओ तक बदल दिए और ये अभी चलेगा। ये अभी बंद नहीं हुआ है, ऊपर से ये शुरू हुआ है। चीफ सेक्रेटरी, डीआईजी, एसपी, डीएम, उसके बाद अब थाने के एसएचओ तक ये आ गया है प्रोसेस। मतलब पूरे प्रशासन को बदल डालूंगा। इसका असर पड़ता है सर, बंगाल में पड़ता है। जब ये हम बात कर रहे हैं तो उसी दौरान ये खबर भी आ गई थी कि वो जो याद होगा आपको, दिखाया गया था कि एक टीचर ने जो इलेक्शन कमीशन में विरोध किया था जब एक ट्रेनिंग के दौरान कि यहाँ आप मुख्यमंत्री का प्रचार कार्यालय मत वो कीजिए, तो उसकी पिटाई कर दी गई थी। आपने देखा होगा हंस खाली में जो है उसको चोट लग रही थी। उसमें आज वीडियो को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ बाकायदा चुनाव आयोग ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी कि उसने किस तरह से ये सब होने दिया। तो ये भी उसी में एक कड़ी है। जी कंटिन्यू। जी जी। और मैसेज बिल्कुल साफ है चुनाव आयोग का कि एक भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अगर टीएमसी के पक्ष में काम करता दिखा तो करियर बर्बाद कर दूंगा। और ये मैसेज पेनिट्रेट कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। और बंगाल चुनाव में ये 5 से 10% का अंतर डालता है। ये मैटर 5 से 10% बहुत का अंतर डालता है सर। अच्छा। क्योंकि जो हम लोग तो देखिए, हम लोग तो बचपन से बंगाल में रह रहे हैं। हमने वो जमाना देखा है कि निघा एक जगह है। मेरे दादाजी चूंकि वहीं काम करते थे, पूरा बचपन वहां गुजरा है। तो उस वक्त खैर सीपीएम का राज था। तो जब वोट डालने जाते थे ना, घर से पर्ची मिलती थी, बूथ तक छोड़ दीजिए, बूथ के बहुत पहले, ½ किलोमीटर पहले एक टेबल बेंच लगा के बैठा रहता था। दादा किधर जा रहे हो? तो वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा देखे पर्ची रख लेता था, बोलता जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, निश्चिंत रहो, तुम घर जाओ। हमने वो देखा है अपनी आंखों से। वो क्लब के लड़के रहते थे, निगा क्लब उस वक्त चलता था सीपीएम का। वही सारे क्लब अब टीएमसी के कर रहे हैं। अभी उसी क्लब में एक सीआरपीएफ का जवान कैरम खेलता दिख गया, उसको हटा दिया गया। तो प्रशासन का कोई अधिकारी क्लबों के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। सारा अगर दिखे तो ठीक नहीं। ये कितना बड़ा असर है आप समझिए ना कि बहुत सारे वोटर को घर से ही उनकी पर्ची ले ली जाती थी। दरवाजा खटखटाया, मोहल्ले के रहते हैं ना, वो चेंगड़ा बोलते थे हम लोग उस वक्त। वो जैसे कि अगर यूपी बिहार के लैंग्वेज में कहे तो लफंगा लड़का जो होता है मोहल्ले का, वो आ जाता था माथे पे पट्टी बांध के और दरवाजा खटखटाए, वोटर पर्ची मिली तो हाँ मिली तो लाओ, खत्म। अब बताइए कितना असर डालता होगा इसका। हाँ, कौन लड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको जान रहा है, उसको सालों भर रहना है वहीं पे। इस बार सुनिश्चित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और बायोमेट्रिक से भी और सीसीटीवी भी लगा के कहीं भी, और लोकल प्रशासन से सिर्फ एक काम कहा गया है कि तुम चुनाव करवाने की चिंता मत करो, तुम सिर्फ यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी पेट्रोलिंग सुनिश्चित रहे हर मोहल्ले में, और अगले दिन सुबह हम रैंडम चेक करेंगे। अगर किसी के यहां पर्ची नहीं दिखी तो समझ लेना तुम लोकल थाने की जिम्मेदारी होगी। तो जितने सारे चेंगड़े हैं उनको धमका रहा है उनका थाना कि अगर कहीं पहुंचा किसी के घर में पर्ची उर्ची इस तरफ करने, बदमाशी करने, तो सोच लो कि क्या करेंगे तुम्हारा।
और अफसर बदल ही गए हैं सारे। तो ये सब छोटी मोटी चीजें ऐसी है जो कि बंगाल में बहुत मायने रखती है। इस बार कोशिश यह है कि गुंडा तंत्र ना चले, या चले भी तो कम से कम चले, उसको जितना मिनिमाइज किया जा सकता है उतना किया जा रहा है। फर्जी वोटर स्टेज 1 हटाए एसआईआर के द्वारा। दूसरा, गुंडा तंत्र पे लगाम। और बंगाल में जाके बच्चा से ही पूछ लीजिए सर, अकेले में ऐसे भीड़ में माइक लगाएगा तो कोई नहीं बोलेगा। जब किसी के घर में जाइए, ड्राइंग रूम में जाइए, या कहीं कोई बच्चा पकड़ा जाए तो उससे उससे सिर्फ जाके ये पूछ लीजिएगा बच्चे से, अकेले में या कोई महिला से, तो वो यही कहेगी कि फेयर इलेक्शन हो गया तब तो खेला होगा। फेयर इलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है वहां, और फेयर इलेक्शन हो गया तो सचमुच होगा। आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी पर कम और चुनाव आयोग पर ज्यादा अटैक कर रही है? देख रहे हैं कि नहीं? एसआईआर को लेके, फॉर्म 6 को लेके उनकी चिंता बीजेपी नहीं है, उनकी चिंता है चुनाव आयोग की। अगर फेयर इलेक्शन हो गया तो क्या होगा। इस बार 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, 2.5 लाख, सिर्फ 2 राउंड में है इलेक्शन। जब फेज बाय फेज हो, मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है ये रीजनल पार्टियों को। एक साथ होता है तो वो कहां कहां कितना कितना करेंगे मैनेज। एक मैं आंकड़े बता रहा हूं सर, आप ध्यान से देखिएगा। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा कांग्रेस ये टीएमसी ने परफॉर्म किया। बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं आई, 77 आई। हालांकि सिर्फ 5% वोट, सिर्फ 5% वोट अगर टीएमसी से शिफ्ट होता है, हटता है, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। आंकड़े निकाल के देख लीजिए। अब 5% वोट एसआईआर के चलते हो जाए, प्रशासनिक फेरबदल के चलते हो जाए, फेयर इलेक्शन के चलते हो जाए, या फिर टीएमसी के वोट डिवाइड हो जाए, वो हुमायूं कबीर, ओवैसी, तो कांग्रेस ने सिर्फ 65 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है 284 वाली लिस्ट में। 57 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं सीपीएम ने। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कांग्रेस का, सीपीएम का, हुमायूं कबीर का, ओवैसी का, किसी पार्टी का 10, 20, 50 सीट ऐसी होंगी जहां पर इनका 5000 वोट नहीं आएगा। अगर ये कह रहे हैं, अगर ये इनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दीजिएगा कि नहीं इनको मुसलमान देंगे ही नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कि ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन को 10 सीट पे भी 5 से 10,000 वोट आ गया, या कि कांग्रेस को 284 में से 10 सीट पर भी आ गया, या सीपीएम को जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसका 10 सीट पे भी आ गया, खेला हो जाएगा वहीं पे। अभी सर्वे किया है 2 एजेंसियों ने। एक सर्वे वो देशमुख साहब की एजेंसी है, उन्होंने किया। एक और उनका आकलन यह है कि 60% मुस्लिम आज भी टीएमसी की तरफ हैं, लेकिन 30% खत्म गए। पिछले इलेक्शन में 90% मुसलमानों का वोट पड़ा था, 90% टीएमसी की तरफ से गया था। इस बार तमाम जो ट्रैकर इन्होंने लगा के रखे हैं, 3 एजेंसियों का सर्वे है कि 54 to 60 के आसपास ही आ रहा है। वो जो घसकेगा टीएमसी से 90% से 64%, कहां जाएगा? वो या तो सीपीएम की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा। कांग्रेस तो पिछली बार 100 सीटों के आसपास लड़ी थी, इस बार 284 पर लड़ रही है। तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मायने रख रहा है वो टीएमसी के अंदर जो हो रहा है। इस बार टिकट बंटवारे में अभिषेक बनर्जी की खूब चली है। अभिषेक बनर्जी ही पूरे कमान की प्रचार संभाले हुए हैं, ममता बनर्जी के अलावा सिर्फ अभिषेक बनर्जी, बाकी सब ऐसे ही। इससे एक तबका जो कि ममता बनर्जी के साथ वो पार्टी मिलकर बनाया था और आज तक चला रहा था, वो थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। आपको कुणाल घोष का कोई बयान नजर आ रहा है कहीं भी? नहीं, आप देखिएगा, नहीं आएगा। मैं टीएमसी के 10 बड़े नेताओं का नाम बताता हूं और आप देखिए कि मीडिया में कहीं नहीं वो दिख रहे हैं, और वो बैठे हुए इत्मीनान से अपने घर पे कि जाओ लड़ो, भतीजा ही सीएम बनेगा तो देखा जाएगा। ये सबसे बड़ा मायने रखेगा। मैं आज सर आपको बोल के जा रहा हूं, अभी मैं फिर से जा रहा हूं 5-6 तारीख के बाद बंगाल में, और रहूंगा वहां चुनाव के जब तक ये हमें अलाउ करेगा, मतलब 2 दिन पहले सबको हटा देते हैं वहां से कि वापस चले जाओ। मेरा इंट्यूशन ये है, मेरी गट फीलिंग ये है कि इस बार बीजेपी 160 के आसपास सीटें ला रही है, और आंकड़ों के जरिए मैंने देखा है, सेंटिमेंट्स के जरिए देखा है, घूम के देखा है, 148 चाहिए। देख लीजिएगा इसके आसपास आएगा, हो सकता है 4-5 कम, 4-5 ज्यादा, ये मायने रखता है। लेकिन पहली बार ममता बनर्जी को पता है, और वो डेस्परेटली कोशिश करे कि किसी तरह बंगाली बनाम नॉन बंगाली हो जाए, किसी तरह हो जाए।
एक बार इसको दोहराइए, कितनी सीट आप कह रहे हैं, एक बार फिर से दोहराइए। मैं सर बिल्कुल आकलन के अनुसार कर रहा हूं कि 5% सीटें अगर पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले टीएमसी की कम होती है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और 7% सीट 7% वोट अगर टीएमसी के तरफ से शिफ्ट होते हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर की तरफ हो, सीपीएम की तरफ हो, कांग्रेस की तरफ हो, कहीं हो, तो बीजेपी 150 सीट के आसपास पहुंचती है, 152। बिल्कुल शुद्ध कैलकुलेशन है। और इस बार जमीन पे बहुत अच्छा लड़ रही है, बहुत अच्छा लड़ रही है बीजेपी पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार हो हल्ला था, पिछली बार हर दूसरे दिन विजय वर्गीय साहब आया, मीडिया में कुछ ना कुछ बोल दे, और ममता बनर्जी को शूट कर रहा था, बोली कि बढ़िया है, और वो बोल रही थी कि देखो एक बंगाली नारी और बाहर से आके हमको गाली दे रहा है। इस बार वो मौका ही नहीं दे रहे। ममता बनर्जी सर भवानीपुर में घिरी हुई हैं, भवानीपुर में जाइए आप वहां और देखिए, पता चलेगा। 44,000 वोट कटे हैं, 44,000 से ज्यादा वोट भवानीपुर के कटे हैं एसआईआर में। पिछली बार वो प्रियंका जी को खड़ा किया था, वो छोटी मोटी नेता थी, आराम से, वैसे भी वो उपचुनाव था तो हर किसी को पता था कि सीएम यही बनने वाली है, तो जिता दिया। 54,000 वोट से मात्र जीती थी पिछली बार, उसमें से 44-45,000 अभी कटे हैं, और इस बार कैंडिडेट भी स्ट्रांग है, शुभेंदु अधिकारी। देखिएगा, मैं आज बोल के जा रहा हूं, अगर जीतेंगे भी ना, बहुत अगर जीतेंगे भी तो 5-7 हजार से, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। वैसे तो आपने उनको बहुत छूट दे दी 5,000 कह के, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु दिल से लड़ रहा है, और जो वोट कटी है वो 47,000 पहले कट गई, फिर कैमरा उसमें जो 7A में 2,000 और कटी, 2,300, उसके बाद 14,000 लॉजिकली डिस्क्रिपेंसीज में है, यानी कुल मिला के 61,000 है, 58 से। अब बताइए, मैं तो गया, मैं तो डर के मारे बोल रहा था कि हो सकता है मेरा आकलन कहीं गलत हो जाए बंगाल में, और लोग ये कहेंगे कि अरे तुम तो कह रहे थे ममता बनर्जी का हार कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, लेकिन हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और जो महिला अपने ही सीट पे फंसी हुई है और पूरे राज्य में, उनका चेहरा देखिए सर, बॉडी लैंग्वेज देखिए, और एक एक नैरेटिव, जैसे ही कुछ ममता बनर्जी बोलती है, अगला दिन पता चला 10-20 बीजेपी के नेता आते हैं कि नहीं है। जैसे मछली वाला जैसे ही बोला ना ममता बनर्जी ने, अगला दिन से सब हाथ में मछली लेकर प्रचार शुरू कि इसको फैलने मत दो भैया, कोई भी टॉपिक को फैलने मत दो। बंगाली नॉन बंगाली का जैसे ही इन्होंने किया, महुआ मित्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि गुजराती जो है वो बंगाली जो है वो ज्यादा देशभक्त थे और ज्यादा ये स्वतंत्रता सेनानी थे। पता चला अगले दिन बंगाल में, कलकत्ता में यूसुफ पठान के पोस्टर साटे गए कि ये गुजरात से बुला के अधीर रंजन चौधरी को हरवाया था, देखिए ये गुजराती नहीं था क्या? मतलब भवानीपुर पोस्टर है गुजराती उनके, वो दिखा रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, यूसुफ पठान वाला। तो एक एक नैरेटिव को बहुत टेक्निकली, बहुत मतलब कि क्या बोलूं, और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा संगठन लगा हुआ है, नेता बड़ा कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, जब दिल्ली में इसलिए नहीं दिख रहा है कि क्योंकि कोई वहां से गया नहीं है, कोई हिंदी में बड़ी बड़ी बातें कर नहीं रहा है, तो लग रहा है कि बहुत सब्टल इलेक्शन है। वहां बंगाली में खूब चल रहा है, और सारे यूट्यूबर, सारे बंगाली चैनल, सारे बहुत अच्छा मैनेज किया इस बार। हमें आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन वहां पे मिला है सबको। लाखों लाखों जो है, मैंने देखा उनके व्यूज आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये भी पता चलता है कि पब्लिक का अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम लोग सभी तरह से देखते हैं। एक और बड़ी चीज है, ममता बनर्जी के जितने अफसर्स के ट्रांसफर हुए, वो कोर्ट में भी अब जाके थक गई हैं, क्योंकि कोर्ट भी अब सुन नहीं रहा है। कुछ नहीं कह दिया आयोग का अधिकार है, आपसे क्या लेना देना। और ये यही अधिकारी बंगाली और बाकी सब नॉन बंगाली कैसे हो जाएंगे? जो बंगाल के ही अधिकारी वो सब होंगे, तो वो खेल भी उनका। एक आखिरी दांव हमेशा उनका वो रहता था कि वो जो खौफ, जो डर, आपको लगता है इस बार लोगों से जो बात की वो डर निकला? क्योंकि 21 के बाद बहुत डर हुआ था, तो क्या वैसे 24, मैं तो डाटा देखा हूं कि 24 में लोग उतने मजबूत थे, बल्कि पहले से ज्यादा वोट किया बीजेपी को, 21 से ज्यादा 24 में, तो ये बड़ा खेल था। आप जब लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर से मेरा मानना मुर्शिदाबाद और उसके इलाके में है, वहां आपको क्या लगा कि वो डर या वो खौफ है कि अगर मान लो नहीं आई तो क्या समर्थन होगा? ये क्या लग रहा है? और छापा बात जो मैं दर्शकों को बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं, हम और पंकज बाबू चूंकि अभी घूम के आए हैं, मैं वहां से आके चुका हूं, असम में बैठा हूं, और 4 दिन बाद मैं और पंकज जी वहीं मिलेंगे। हो सकता है हम कोलकाता में, अगर पंकज आएंगे तो हम घूमेंगे साथ में, भवानीपुर में दोनों साथ ही घूम के इंटरव्यू लेंगे, तो अलग बात है। अभी छापा चल रहा है, ईडी मान नहीं रहे। मतलब इस बार ममता बनर्जी का मुझे लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं कि उनके उससे डर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जो उन्होंने महाबली की इमेज बनाई थी उसको ब्रेक कर रही है केंद्र।
चाहे चुनाव आयोग नहीं डर रहा उनके कहने पे, ईडी नहीं डर रहा, कोर्ट में कोई सुनवाई उनकी नहीं है कि आपकी गलत बातें सुनना जाने। तो ये भी एक इमेज असर कर रही होगी, उस डर को तोड़ रही होगी। सर एक बात जो बार बार लोग बताते थे कि देखिए भाई साहब, बीजेपी को हमने सपोर्ट तो किया, लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में जब हमारी मार पिटाई हो रही थी तो 44,000 लोग आसाम में भाग के गए थे और 28,000 लोग गए थे यहाँ पे झारखंड में आए थे। वो बोलते हैं, बहुत सारे बीजेपी वाले बोलते हैं कि जब हमें मार पिटाई हो रही थी तो उस वक्त इन्होंने बचाया नहीं। लेकिन आप जरा सोचिए कि यही बंगाल था जब सीबीआई की टीम संदेशखाली गई थी तो उन पर हमला हो गया था, हुआ था। यही बंगाल था जब एक बार छापेमारी हुई थी तो चीफ सेक्रेटरी सड़क पे बैठ गया था, ममता बनर्जी को चाय पिला रहा था। आज 4 अधिकारी जाते हैं, कहीं पे छापा मार के चले आते हैं, कहीं सुन रहे हैं कि कहीं हिंसा कराने की स्थिति में है। ममता बनर्जी बार बार आह्वान कर रही है, महिलाओं को कह रही है कि तुम ये बेलन और ये कलची और ये बर्तन वगैरह लेके जैसे ही तुम्हें कोई देकर सामने वाला अटैक कर दो, पर कोई कर नहीं रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। तो इनके आह्वान के बावजूद देखिए जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम जनता का सपोर्ट अब नहीं मिल रहा। और पिछले देखिए मैं तो चुनाव दर चुनाव बता रहा हूं, 2011 बीजेपी को 3 सीटें आई थी, सिर्फ 3, और वोट परसेंटेज पता नहीं कितना था, लेकिन उसके बाद 2016 वाला आया तो 16 वाले में पता चला कि सीटें भी बढ़ गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया, 17% वोट हो गया था। तो 3% से 17% वोट बढ़ा 2011 से 2016 में, और 2016 से 2021 में 38% आया, 16 से 38 हो गया। तो कांस्टेंट हर चुनाव दर चुनाव कितना बढ़ रहा है आप देखिए, 11 3, 16 17%, 21 38%, 2026 आप देखिए ना। और उस वक्त ममता थी एक, मतलब कि उनका पूरा कैडर, पूरा इनका तंत्र, सब कुछ साथ था। धीरे 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 दरक रहा है। आपको क्या लगता है संदेशखाली का कोई असर नहीं है? आपको क्या लग रहा है आरजेकर का कोई असर नहीं है? लग रहा है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लॉ एंड ऑर्डर को। मैं एक आंकड़े देख रहा था, 27% जो तेजाब के केसेस हुए हैं, जो महिलाओं पे तेजाब फेंकते हैं ना, 27% केसेस बंगाल में है। तो इन सब का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होगा, और बंगाल के लोग बिल्कुल शंकर भगवान के त्रिशूल पे बसे हुए हैं, उनको देश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ईरान वार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। बंगाल के लोग भी इसी धरती में हैं और वो भी भारत में ही रह रहे हैं, वो भी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। हाँ, डर के मारे बोल नहीं रहे थे। मेरा तो सर पूरा विश्वास है, पूरा। और आज कितना तारीख हो गया, मैं 1 तारीख को, 1 अप्रैल को बोल के जा रहा हूं, 4 मई को इलेक्शन रिजल्ट है। बीजेपी अच्छी स्थिति में है। अब मैं चुनाव के पहले कैसे बोल दूं कि बिल्कुल पूर्ण पे सरकार बना रही है, लेकिन 150 के आसपास अभी भी मेरा आकलन है। ज्यादा हो सकता है 150, 150 ज्यादा कब, देखिए अभी तो मोमेंटम बन रहा है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये बड़ा हौसले की बात होती है। देखिए उन लोगों के लिए मैं नहीं कहता जिन लोगों ने पत्रकारिता नहीं की और वो यूट्यूब पर हैं, तो मैं उनको नहीं मानता, वो चाहे 200 के 300 भी बता सकते हैं 294 में से। लेकिन जब एक रिपोर्टर कहता है जो जमीन पे जाता है तो वो अपने सारे कैलकुलेशन को दांव पे लगाता है। हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन बिल्कुल ये बहुत हौसले की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंकज तो मेरे साथ काम किए हुए हैं और मैंने चैनलों को एडिटर के तौर पे काम किया हुआ है, हेड के तौर पे काम किया हुआ है। मैं जानता हूं कि ये अंदर से निकलती नहीं है आवाज, हम लोग बचते हैं, लेकिन पंकज ने जिस साथ के साथ कहा है ये है कि उनको अपने उस पर यकीन है। और मैं एक होने के नाते पत्रकार ये मानता हूं कि इसके लिए बहुत कन्विक्शन चाहिए। जी पंकज सर, मैं 3 चीजों के आधार पर, देखिए कहीं भी जाता हूं ना, तो एक तो गट फीलिंग, जो आसपास बात करने के बाद अंदाजा, एक उस पर विश्वास करता हूं। दूसरा, मैंने आपको झंडा वाला उदाहरण दिया कि गांव में झंडे लगे हैं, खुल के बोल रहे हैं लोग कि नहीं, आपके पास कितने लोग आ रहे हैं। जैसे पिछले चुनाव में जाते थे ना, तो जैसे हिंदी हिंदी बोलना शुरू करते थे तो बहुत कम आता था, बहुत पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। और अभी मैं कालियाचक के गांव में गया, वहां पे जैसे ही बातचीत हो रही थी तो 2-4 हिंदी बोल के देखने वाले भी सब आ जाते थे, जुड़ जाते थे। इसका मतलब कि लोग बोलने के लिए ईगर हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसी सब से हमको पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो जमीन पर बदल रहा है।
बदल रहा है। पहले वाला सर नहीं दिख रहा इस बार जो भी गया होगा बंगाल में, आप सबसे पूछिए कि क्या 2021 या 2016 या 2011 का चुनाव कवर कर रहे थे, इस बार भी वही दिख रहा है? नहीं, भीड़ दिख जाती है। एक चीज और है कि जब चुनाव हो रहा होता है तो आप बिना कुछ बोलिए जाके वो जहां पर्चियां काटते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वहां आप गुजरते जाइए, 20 बूथ गुजर जाइए, आपको पता चल जाए कि किसके पास पर्ची देखने वाले, लिस्ट में नाम मिलाने वाले ज्यादा भीड़ दिख रही है। उससे ही पता चल जाता है, उसी से पता चलता कि यहाँ पे क्या माहौल है। हाँ, कि वोटर क्या है कि जिसको वोट देने वाला है, ज्यादातर यही होता है, कॉमन सेंस है कि उसी के टेबल पे जाता है कि मेरा थोड़ा देख लीजिए तो नाम कहाँ है, नंबर कहाँ है। तो इन सब चीजों से पता चलता है। अभी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी का जो ऑफिस है वहां वोटर लिस्ट सुधरवाने के लिए, एसआई वाले के नाम के लिए, और कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि दादा का नाम छूट गया तो दीदी का नाम छूट गया तो ये है, तो गांव में जा रहे हैं, टोली बना बना के जा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि इनकी गतिविधियां ज्यादा है। हाँ, सरकारी काम सारे टीएमसी में, वो जो पैसा वैसे देने वाले जो था, जो भीड़ लगा हुआ था कि देंगे 1800, वहां पे टीएमसी के भीड़ ज्यादा दिखा था। जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और हमारा लंबा हो जाता है हम लोग, लेकिन ये अच्छी बात है। हम लोग फिर जुड़ेंगे। आप प्रसून, आपने बहुत अच्छी बात की और उम्मीद है कि हम लोग 5 या 6 में वहां मिल भी रहे हैं। मैं असम से निकल के वहीं पहुंचूंगा तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपकी बातों से दर्शकों को ये जरूर पता चल रहा होगा कि बंगाल की जमीन में जो कुछ बदल रहा है वो आने वाले 4 मई के चुनाव का रिजल्ट भी बदल सकता है। तो आप देखते रहिए और आप पंकज प्रसून को जब भी एनएमएफ पे देखेंगे तो एक ऐसे गंभीर व्यक्तित्व को देखिए जो चुनावों को जमीन से, इतिहास से और डाटा के बाद जो एक आदमी का, रिपोर्टर का अपना एक फीलिंग होता है, गट फीलिंग, जो उसको धीरे धीरे आती है, अनुभव से आती है, उसके साथ वो वहां रोज अपने किसी ना किसी प्रोग्राम में आपको दिखाई देंगे, रोज दिखते हैं। तो आप एनएमएफ पे जाइए और पंकज प्रसून की पत्रकारिता को सराहिए। तो आज के लिए इतना ही पंकज बाबू, आपसे हुई मुलाकात। आप तमाम लोगों से अनुरोध है, जिन लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हम लोगों को हौसला मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।